हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये बात तब की है जब मैं 23 साल का था। अब मैं 27 का हूँ और ऐसा एक हफ्ता भी नहीं गया जब मैंने उस ट्रिप के बारे में ना सोचा हो। हम अपने दोस्त एंड्रयू का 21वां जन्मदिन मनाने के लिए उसे वेगास की ट्रिप पर ले जा रहे थे। वो हमेशा से ही एक शांत और शर्मीले किस्म का लड़का था और हम सब जानते थे कि उसने अब तक वो सब नहीं किया था। तो हमारा प्लान था कि उसे खूब शराब पिलाई जाए और साफ साफ कहूं तो किसी लड़की के साथ उसकी सेटिंग कराई जाए। हमने कैरेज हाउस होटल में चेक इन किया, जो हमें मिल सकने वाले सबसे किफायती होटलों में से एक था। हम कुल 7 लोग थे, इसलिए हमने 2 अलग अलग कमरे लिए थे। जिस कमरे में मैं था उसमें हम 4 लोग थे और एंड्रू भी हमारे ही कमरे में था। सबसे पहले हमने खाना खाया, जाहिर है क्योंकि हम सब भूख से मरे जा रहे थे। उसके बाद हम कैसीनो गए, बस ये कहने के लिए कि हम होकर आए हैं। हम 7 में से सिर्फ एक ही था जो जितने पैसे लेकर गया था उससे ज्यादा लेकर वापस लौटा। हमने कई अलग अलग बार देखे और जैसे जैसे रात बीतती गई चीजें धुंधली होती गईं और हर बात ज्यादा मजेदार लगने लगी। हम एक नाइट क्लब में गए जहां माहौल एकदम जोरों पर था। हमने अपने 2 दोस्तों जॉन और एडी को लड़कियों के साथ बाहर जाते हुए देखा। उन्होंने हमें वो आज तो काम बन गया वाला लुक दिया और हम समझ गए। बाकी हम सब एंड्रू पर किसी लड़की से बात करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन नशे में थोड़ा खुलने के बाद भी वो इतना शर्मीला था कि किसी के पास जाने या डांस करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हम उस पॉइंट पर आ गए थे जहां हम एंड्रू के लिए किसी को ढूंढने के लिए बेताब हो चुके थे। हम पहले ही समझ गए थे कि इस रफ्तार से तो वो पूरी ट्रिप में किसी भी लड़की से नहीं मिल पाएगा। हम क्लब से एक वर्किंग गर्ल की तलाश में निकल पड़े। आपको शायद हमारी हरकतें अजीब लग रही होंगी, लेकिन उस वक्त तक हम पूरी तरह से टल्ली हो चुके थे। हम अकेले चल रही एक लड़की के पास गए और पागलों की तरह हरकत करते हुए उससे पूछा कि क्या वो हमारे दोस्त एंड्रू के साथ घूमने में इंटरेस्टेड होगी। एंड्रू, जो साफ दिख रहा था कि वो हमारी तरह पूरी तरह धुत तो नहीं था, लेकिन फिर भी नशे में था। वो लड़की कुछ खास नहीं थी, ये मैं अपने उस नशे की हालत में भी कह सकता था, पर हम बस चाहते थे कि एंड्रू का टाइम अच्छा बीते। मुझे ठीक से याद नहीं कि उसने मेरे जवाब में क्या कहा, लेकिन मुझे याद है कि उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, इतनी भारी कि मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा। मुझे ये भी धुंधला सा याद है कि वो एंड्रू को सिर से पैर तक देख रही थी, जैसे उसका जायजा ले रही हो। फिर से मुझे याद नहीं कि उसने क्या कहा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसने एंड्रू का हाथ पकड़ा और दोनों फुटपाथ पर आगे बढ़ गए। हम हंसे क्योंकि हम देख सकते थे कि एंड्रू पहले से ही कितना अजीब महसूस कर रहा था। हालांकि हम में से किसी को भी ये अजीब नहीं लगा कि अभी अभी क्या हुआ, पर बस ये देखने की उत्सुकता में कि आगे क्या होने वाला है, हमने उनका पीछा करने का फैसला किया। ऐसा लग नहीं रहा था कि वे आपस में कोई बात कर रहे हों, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की उसे खींच कर ले जा रही हो। हमने लगभग 15 मिनट तक उनका पीछा किया। मेरा अंदाजा है, हो सकता है इससे भी ज्यादा देर हो, पर मुझे ठीक से पता नहीं। वो एक अंधेरी और शांत सड़क थी। वो दोनों एक बिल्डिंग में घुस गए जिसे हमने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग समझा और हम सब वहां से चले गए। लेकिन हम उसके लिए बहुत गर्व और खुश भी महसूस कर रहे थे। हमारे लिए वहां इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम वापस क्लब चले गए। सुबह के करीब 2 बजे हम होटल वापस लौटे। एंड्रू दोनों में से किसी भी कमरे में नहीं था। मेरा नशा थोड़ा उतरने लगा था और मेरे मन में थोड़ी चिंता पैदा होने लगी। जॉन और एडी, जो पहले हमारे साथ नहीं थे, ये सुनकर हैरान रह गए कि क्या हुआ था। हम सब ने बस यही मान लिया कि एंड्रू उस लड़की के साथ रात गुजार रहा होगा। फिर भी एंड्रू के लिए ऐसा कुछ भी करना उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए यह बस अजीब लग रहा था। मैंने उसे टेक्स्ट किया और कॉल करने की कोशिश की। उसने कभी जवाब नहीं दिया, पर मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि रिलैक्स करो। कुछ मिनट बाद ही मैं सो गया। मेरी नींद 1 बजने की आवाज से खुली। पहले तो मेरा दिमाग अभी भी नींद में था, तो मैंने सोचा कि ये अलार्म क्लॉक है और उसे बंद करने के लिए अपने फोन पर टैप करने लगा। जैसे ही मेरा सिर वापस हकीकत में लौटने लगा, मुझे एहसास हुआ कि फोन बज रहा था। ये एंड्रू का नंबर था। पता नहीं क्यों, पर मुझे सचमुच लगा जैसे मेरा दिल बैठ गया हो। मैंने अपने दोस्तों को बताया, जो फोन की घंटी से पहले ही जाग चुके थे। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से भारी सांसों की आवाज आई। वो एंड्रू था और उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे उसे किसी तरह का पैनिक अटैक आ रहा हो। मैंने उसे स्पीकर फोन पर डाल दिया ताकि सब सुन सकें। एंड्रू फोन में फुसफुसाने लगा। ज्यादातर बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन हमने उसकी कुछ बातें पकड़ लीं। हमने उसे फुसफुसाते हुए सुना, वो औरत थी। दोस्तों, तुम्हें अभी अभी यहां आना होगा। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आनी बंद हो गई। हम सब लगभग फोन में चिल्ला रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक है, वो कहाँ है, क्या हो रहा है।
उस पल में डर से कांप रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हालात को 10 गुना और बदतर बना दिया। दूसरी तरफ की खामोशी एक आवाज से टूटी, जोर से दरवाजा खुलने की आवाज, और उसके बाद एंड्रू की दिल दहला देने वाली भयानक चीख। और फिर कॉल कट गई। हम सब बुरी तरह डर गए थे। मैंने पुलिस को फोन किया और उस एड्रेस या कम से कम उस गली को याद करने की कोशिश की। हम पिछली रात इतने धुत थे कि मुझे वो रास्ता भी याद नहीं आ रहा था जो हमने लिया था। हालांकि मेरे एक दोस्त ने दावा किया कि उसे याद है। पुलिस होटल आई और वे हमें अपने साथ ले गए। मेरे दोस्त को ठीक ठीक याद था कि वो बिल्डिंग कहाँ थी। उसने पुलिस को क्लब के आगे साइड की सड़कों से होते हुए आखिरकार उस बिल्डिंग तक पहुंचा दिया। सामने वाली कार से 2 ऑफिसर अंदर गए। हमें दूसरी कार के पास इंतजार करने को कहा गया। कुछ मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। हम बेसब्री और सबसे बुरे के डर में इंतजार कर रहे थे। एक ऑफिसर बाहर निकली। वो हमारे पास आई और हमें अंदर आकर ये कंफर्म करने के लिए कहा कि क्या वो लाश एंड्रू की है। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे सिर पर आ गिरी हो। जॉन और जेरी दोनों रोने लगे। वे अंदर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए मैं ऑफिसर के पीछे उस बिल्डिंग में गया, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बिल्कुल नहीं थी, बल्कि किसी तरह की अंधेरी वीरान स्टोरेज बिल्डिंग थी। वहां एक खुली अलमारी से बाहर झुकी हुई एक लाश पड़ी थी। भावहीन चेहरा, बेजान मुंह खुला हुआ, छत को घूर रहा था। ये बहुत भयानक था, लेकिन वो एंड्रू नहीं था। मैं तुरंत समझ गया। इस लड़के की सबसे खास पहचान उसके सुनहरे बाल थे, जबकि एंड्रू के बाल काले थे। ऑफिसर्स ने पहले ही पूरी जगह की तलाशी ले ली थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने उस अलमारी में झांका। मुझे लग रहा था कि एंड्रू शायद उसी में छिपा होगा। कुछ नहीं था, एक सेल फोन तक नहीं। हम सब ने इसे भूलने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1 महीने से कुछ ज्यादा वक्त बाद मुझे एक बार फिर आधी रात को एक फोन कॉल आया। मैंने फोन उठाया। रिसेप्शन खराब था और कोई कुछ कह नहीं रहा था। मैं फोन काटने ही वाला था कि एक हल्की लेकिन जानी पहचानी आवाज ने कहा, जेसी। एंड्रू, मैं चिल्लाया। दूसरी तरफ बैकग्राउंड में जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आखिरी चीज थी जो मैंने कॉल कटने से पहले सुनी। मैंने उसे 5 बार फोन करने की कोशिश की, पर उसने नहीं उठाया। तो मैंने क्या किया, मैंने पुलिस को फोन किया और उनसे कॉल ट्रेस करने को कहा। कॉल नेवाडा से बिल्कुल नहीं आ रहा था, नहीं, वो न्यू जर्सी से आ रहा था। असल में हमारे ही शहर से और पास के ही एक घर से। उन्होंने कहा कि वे उस घर पर किसी को भेज रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं था। मुझे खुद वहां जाना था। मैंने उस एड्रेस को जीपीएस पर डाला, अपनी कार में कूदा और पूरे 5 मिनट तक उसे पूरी रफ्तार से भगाया, जब तक मैं उस पते पर नहीं पहुंच गया। ये एक कोने पर एक खाली घर था। मैं चुपके से सामने के दरवाजे तक गया और अंदर कुछ सुनने के लिए उस पर अपना कान लगा दिया। कुछ नहीं। मैं रेंग कर पीछे की तरफ गया, जहां मुझे एक खुली खिड़की मिली। मैंने एक पल के लिए सुना। ऊपर से हल्की चटकने और टूटने की आवाजें आ रही थी, वैसी आवाजें जो किसी के लकड़ी पर खड़े होने या चलने से आती हैं। मुझे यकीन था कि वो अंदर है। मैं अंदर कूद गया, लेकिन मैं अपनी तलाशी शुरू कर पाता उससे पहले ही मैंने हॉलवे के कोने में कुछ देखा। कोई वहां खड़ा था, मेरी तरफ मुंह करके, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मुझे बस उसके पीले खुले पैर और कंधों से नीचे तक आते लंबे काले बाल दिख रहे थे। वो एक औरत थी। मेरा पेट खराब हो रहा था। मैं सोच रहा था कि वो किसी हॉरर मूवी की तरह मुझ पर झपटेगी, लेकिन इसके बजाय वो मुड़ी और उल्टी दिशा में भाग गई। मैंने एक दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज सुनी, उसके बाद नीचे की ओर भागते कदमों की आवाज और फिर चीखने की। एक आदमी और एक औरत की चीखें। अब और भी भारी कदमों की आहट सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। ये मेरे लिए भागने का इशारा था। मैं घर से निकला और झाड़ी में कूद गया। 5 सेकंड भी नहीं हुए होंगे कि कोई पोर्च पर बाहर निकला और महीनों में पहली बार ऐसा लगा कि किस्मत आखिरकार मेरे साथ है, क्योंकि एक पुलिस कार अपना सायरन चमकाते हुए किनारे आकर रुकी। मैंने पोर्च पर खड़े उस आदमी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना और फिर उसने अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पुलिस अंदर चली गई। जाहिर है उस बेवकूफ ने दरवाजा लॉक भी नहीं किया था। मैं छिपा रहा, क्योंकि मैं पुलिस वालों को चौंकाना नहीं चाहता था और नहीं चाहता था कि मेरे सिर में गोली लगे। मैं सामने कार के पास इंतजार करता रहा और कुछ मिनट बाद एक ऑफिसर उस आदमी को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया।
मैंने अपना परिचय दिया और चेतावनी दी कि अंदर एक औरत भी है, लेकिन उन्हें वो औरत कभी नहीं मिली। असल में एक बेडरूम की खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी, जिसका मतलब था कि वो भाग गई थी। एंड्रू ऊपर एक अलमारी में बंद मिला। वो बहुत बुरी हालत में था, कुपोषित, बाल लंबे और गंदे। आप उसे 1 मील दूर से सूंघ सकते थे। पुलिस ने उस आदमी के रिकॉर्ड खंगाले। उसकी कभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वो औरत कौन थी। उसने तो ये भी दावा किया कि वो उसे सिर्फ 1 दिन से जानता था। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा था और अब भी नहीं निकलता है। एंड्रू ने स्वीकार किया कि उसके साथ रेप हुआ, उसे पीटा गया और मुश्किल से ही खाना दिया गया। मैं किसी से ऐसी बात स्वीकार करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस लड़की ने उसे शुरू में उस बिल्डिंग तक पहुंचाया था, वो सिर्फ उन लोगों से पेमेंट लेने के लिए वहां थी जिन्हें एंड्रू ने ऑपरेटर्स बताया। किसी कारण से उन्होंने एंड्रू को मजबूर किया कि वो उन्हें अपने होम टाउन और उस रात उसके साथ मौजूद सभी लोगों के पते दें। इससे ये तो समझ आया कि वे हमारे शहर में क्यों थे, लेकिन ये नहीं कि वे असल में हमारे शहर में क्यों थे। जैसे उनके इरादे क्या थे, हमें मारना या हमें अपने उस सेक्स स्लेव ऑपरेशन में शामिल करना जो भी वो चला रहे थे। हमारे दोस्तों के ग्रुप में मैं अकेला हूं जिसे उसने ये सब बताया है, और जब भी कोई इस बारे में पूछता मैं बस कह देता कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था। चीजें आखिरकार बेहतर होने लगी थीं जब कुछ दिनों बाद एक देर रात मुझे एक अनजान नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें लिखा था, तुम। वो जो भी था उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्योंकि मैं जवाब नहीं दे सका तो मैंने भी उसे ब्लॉक कर दिया। अगले हफ्ते फिर ऐसा हुआ और फिर अगले महीने। हाँ, मुझे अंदाजा था कि इसका उस घटना से कुछ लेना देना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। एक रात मेरी नींद मेरे कमरे में हल्की सी रोशनी से खुली। बाहर बैकयार्ड से रोशनी आ रही थी जो बंद पर्दों से हल्की हल्की छनकर अंदर आ रही थी। ये सूरज की रोशनी नहीं थी, ये बैकयार्ड की पोर्च लाइट थी। मैं पर्दों के सामने एक परछाई को हिलते हुए देख सकता था। कोई निश्चित रूप से वहां बाहर था। मैं पर्दे के नीचे की दरार से ठीक से देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसे बहुत धीरे से थोड़ा ऊपर उठाया। खिड़की के पास कोई खड़ा था जो सीधे मुझे देख रहा था, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी तस्वीर लेने के लिए अपना फोन उठाने के बारे में सोच पाता, वो जा चुके थे। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही औरत थी जिसे मैंने उस घर में देखा था। ये आखिरी बार था जब मैंने इस मामले में शामिल किसी को देखा या उसके बारे में सुना। इस पूरी स्थिति में एक रत्ती भर भी कोई बात समझ नहीं आई है, यहाँ तक कि एंड्रू ने जो सबसे अच्छी सफाई दी उसके बाद भी नहीं। मैं इस बात में पढ़ने का कोई मतलब नहीं देखता कि एंड्रू और बाकी सब अब कैसे हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगली बार इन जानवरों में से किसी को देखने का इंतजार कर रहा हूँ और मैं पुलिस को बुलाने या उनसे खुद निपटने के लिए तैयार रहूंगा।